हम लोग आगे बढ़ते हैं। और yesterday we were discussing some the causes of French Revolution, और हम जो डिस्कस कर रहे थे there were some economic, political and that intellectual causes। तो हमने बड़ी सीधी सी बात है कि 1 सेकेंड, तो बड़ी सीधी सी बात है कि हमने कल बात की थी और हमने इस बात के ऊपर भी डिस्कशन किया था कि एक्चुअली जो यूरोप में चेंजेस हुए, जो मॉडर्निटी आए, रिनेसेंस हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ, है ना, एंड इन सारी चीज़ों की वजह से हमने बोला था कि बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ विच वॉज हैपेंड इन इंग्लैंड इन 1760 जो है 1760 में हुआ। एंड देन आफ्टर दैट देयर वर द 1789, सो देयर वर हैपेंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और हमने कल तक इस बात को भी किया कि प्रॉपर तरीके से फ्रेंच मतलब फ्रांस जो है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो बिल्कुल गवाह बनता है एक्चुअली पूरी तरीके से उस मॉडर्निटी का, उस रिनेसेंस का, और वो उस रिवॉल्यूशन से हमें पता चलता है। अच्छा, आफ्टर दैट उस रिवॉल्यूशन के बाद और भी बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हैं जो और भी प्लेसेस पर हुए, ठीक है, आपको पता ही है। जैसे फिर रशियन रिवॉल्यूशन भी हुआ था जिसे हम बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। देन फिर चाइना में रिवॉल्यूशन हुआ, फिर इंडिया में बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए, तो फिर आप देखते हैं अमेरिका में एक रिवॉल्यूशन हुआ, तो बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था दैट वाज द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन दीज रिवॉल्यूशंस, क्योंकि एक ऐसा रिवॉल्यूशन जो सबसे पहले अपनी फ्रीडम की बात करता है, इक्वालिटी की बात कर रहा है, इन सब चीज़ों की बात कर रहा है, ठीक है ना। 1 सेकेंड, मैं एक पीपीटी लगवानी है, 1 सेकेंड बच्चों। भैया भैया मुझे एक पीपीटी लगवानी थी, लग जाएगी अभी पीपीटी? हाँ, मेल कर दो? नहीं मेल नहीं, वही राजकुमार सर को भेज दो तुरंत, है ना। तो एक पीपीटी और मुझे बस ठंडा पानी दे देना अभी। ठीक, यस। सो 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, I have to share one PPT with all of you. यस भैया, शेयर कर दिया मैंने। हाँ, राजकुमार सर को व्हाट्सअप किया है। सो एक 2 पीपीटीज हैं, उनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। सो कल आपको याद होगा कि हमने 3 स्टेट्स की बात की थी। आपको याद होगा कि कल हमने स्टेट्स की हमने कल बात की थी, आपको याद होगा। जब कल, कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट में, हाँ पानी दे दीजिएगा बस। जब हमने कल 3 स्टेट्स की बात की थी तो हमने बताया था कि इसमें क्लर्जी, द नोबिलिटी एंड द कॉमनर्स, ठीक है। और हमने कल ये भी बताया था कि 3 स्टेट्स में से जो लास्ट स्टेट था, मतलब जो कॉमनर्स का था, जो सबसे लोअर जो स्टेट था, तो दे हैड
दे हैड नॉट सो मैनी राइट्स, तो उनके पास बहुत सारे कोई राइट्स नहीं थे, है ना, कोई इक्वालिटी नहीं थी उनके साथ, उन्हें कोई लिबर्टी नहीं थी। और जो नोबिलिटी थे, क्लर्जी थे, तो क्लर्जी मेन वो पीपल थे जो कि चर्च में आपको पता है कि भाई वर्क कर रहे थे या चर्च से जुड़े हुए थे। और नोबिलिटी में जो उसके नीचे किंग, क्वीन और उस तरीके के लोग आते थे, और नीचे में जितने प्रोफेशनल्स या अदर जो पीपल होते थे, कॉमनर्स, तो वो आते थे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, जब हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे हैं कि सोशियोलॉजी का एमर्जेंस हुआ, तो सोशियोलॉजी का इमर्जेंस होना ही था। मतलब अगर हम इसको जनरली बात करें तो एक्चुअली सोशियोलॉजी एमर्ज होना ही था। बल्कि इट इज़ शॉकिंग, इट इज़ शॉकिंग की मतलब स्ट्रेंज कि इतने सालों बाद सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन कह लीजिए या एज अ सब्जेक्ट मैटर कह लीजिए कि वो आया, ठीक है। लेकिन अगर इन जनरल वे में हम लोग बात करें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सोशियोलॉजी बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि इतने सारे जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स थे। 1 सेकेंड बेटा। तो इतने सारे जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स थे, सब कुछ था, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत पहले, लेकिन ठीक है चलिए, तो वही कहते ना कि देर आए और दुरुस्त आए, तो उस तरीके की चीज़ें थी। और फाइनली जो यहाँ पर कॉमनर्स थे, तो कॉमनर्स हमने कल बात की थी कि वो पॉपुलेशन में भी वो बहुत ज़्यादा थे। दे वर सम 97% ऑफ द पॉपुलेशन। तो 97% पॉपुलेशन का जो पार्ट थे उसको कवर कर रहे थे। तो ऑब्वियसली बात है कि एक मैन पावर तो उनके पास थी। मतलब वैसे उन्हें पॉलिटिकल, दे हैड नो एनी पॉलिटिकल राइट, दे हैड नो एनी इकोनॉमिकल राइट, फाइनेंशियल राइट्स, इंटेलेक्चुअल राइट्स और एक्सेट्रा। हाँ, बट एक्चुअली जो उनके पास थी वो मैन पावर थी। जो पॉपुलेशन की पावर होती है डेफिनेटली वो उनके पास जरूर थी। तो फाइनली हमने जहाँ पर कल मतलब अपने जो राइटिंग्स है जो उसको ख़त्म किया था, फिनिश किया था, लास्ट आपको याद होगा कि देयर वाज द कि स्टेट जनरल, हमने इस जगह पर उसको एंड किया था। तो जस्ट उसी के आगे हमें बात करनी है कि फिर क्या होता है जब हम कह रहे हैं कि इस तरीके के कॉजेज़ हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, तो फाइनली उसका इम्पैक्ट किस तरीके से आता है। तो वही मैं आपको यहाँ पर पीपीटी के थ्रू बताने वाली। भैया सर ने मेल सेंड कर दिया, तो वो मैं पीपीटी के थ्रू अब आपको डिस्कस करूंगी कि फाइनली किस तरीके से चीज़ें हुई, तो आपको समझ में भी आ जाएगा एंड आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सेव भी कर सकते हैं, ठीक है ना, उस पीपीटी को। यस, 1 सेकेंड। हाँ, पहले ये लगा दीजिए भैया, फिर एक बात भी होगी, वो तुरंत आ जाएगी इसमें, वो तो आ जाएगी पीपीटी, तो दूसरी भी आ जाएगी क्या अभी एक बार में एक ही आएगी? नहीं, दो दो भेजी थी सर को, दो भेजी है तो उन्होंने दोनों की होगी। एक बार देख लीजिए तो फिर आपको आना नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक मैं एक को बच्चों को डिस्कस कर रही हूँ, आप दूसरी जब तक बात कर लो सर से कि एक और मैम ने भेजी है वो भी सेंड कर दो, है ना। तो अभी जब तक मैं इसके ऊपर बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, दैट वन, हाँ दूसरी वो है, यस, दूसरी आ जाएगी इसके बाद, ऐसे करना पड़ेगा स्लाइड। ठीक है ठीक है ठीक। सो लाइक इस तरीके से देखिएगा, ये मैंने पीपीटी बनाई थी आपके लिए ताकि एक बार में आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पूरी चीज़ जो है समझ में आ जाए, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, ठीक है ना, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, कल हम लोगों ने बात की थी इस पूरे टॉपिक के अंदर कि
मैंने लुई 16 की भी बात की थी, अगर आपको ठीक से याद होगा। हमने 3 स्टेट्स की बात की थी, मैंने अभी आपके साथ वापस उसको डिस्कस किया। उसमें मैंने बताया कि थर्ड स्टेट के पास कोई पावर नहीं था, वो भी चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की। 2 स्टेट्स के पास पूरे पूरे पावर थे, जो कि क्लर्जी और नोबिलिटी थे, ठीक है। अब हमें उसके आगे बात करनी है कि फाइनली फिर क्या होता है, क्या सिनेरियो वहाँ पर क्रिएट होता है, रेज होता है। तो समझिएगा, इस पीपीटी को हमें यहाँ से समझना है, करेक्ट, हमें यहाँ से समझना है। तो वोटिंग वन बाय फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, ठीक है। तो अक्सर यही होता था कि जो वोटिंग होती थी वो हमेशा फर्स्ट और सेकेंड स्टेट ही वन करते थे, ऑब्वियसली, क्योंकि दे हैड राइट्स, ठीक है। तो उनके पास राइट्स थे, बड़ी सीधी सी बात है। तो वो अक्सर ऐसा होता था, अक्सर क्या, ऑलवेज ही ऐसा होता था, और वो इस तरीके से वोटिंग कास्ट होते थे कि वो ही हमेशा जीतते थे, क्योंकि कॉमनर्स के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि विमेन ने भी वहाँ पर वोटिंग राइट मांगा, कॉमनर्स ने भी वहाँ पर वोटिंग राइट मांगा। तो सबसे बड़ा इशू वहाँ पर यही था, ठीक है। तो वोटिंग वन बाय फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, ठीक है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं, यहाँ से देखिए, इस पीपीटी को हमें ऐसे लेकर आना है, ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट, हमें यहाँ जाना है, यहाँ यहाँ यहाँ, और देन फाइनल। थर्ड स्टेट डिमांडेड 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेट था हमारा, उसने डिमांड किया कि 1 पर्सन 1 वोट होना ही चाहिए, क्योंकि ये उनका राइट है। क्योंकि अगर इस कंट्री के अंदर हम रह रहे हैं तो ये रिसोर्सेज किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के नहीं हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के नहीं हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के नहीं हैं, या क्लर्जी, या सीधी सी बात है नोबिलिटीज़ के ही नहीं हैं। तो जो रिसोर्सेज है वो सबके, और सबको राइट है कि वो उनको यूज़ कर सके, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो भी डिसीज़न हो, तो उस डिसीज़न मेकिंग पावर में हम जो कॉमनर्स हैं वो हमारा भी सपोर्ट वहाँ पर होना ही चाहिए, मतलब हम भी वहाँ पर अपना सपोर्ट दें, ठीक है। तो दैट्स वाई थर्ड स्टेट डिमांडेड 1 पर्सन 1 वोट टू हैव बेटर चांसेस ऑफ विनिंग एज थर्ड स्टेट वॉज मोर पॉपुलस। और आपको पता है कि हमने कल भी इसकी बात की थी कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलस थे, दे वर मोर पॉपुलस एज कंपेयर टू क्लर्जी एंड नोबिलिटीज, ठीक है। तो ये पूरे चांसेस थे कि वो जीतते ही जीतते, हर एक आदमी को एक वोट कास्ट करने का अगर अपॉर्चुनिटी मिलता। तो आप समझ रहे हो कि ये ऑब्वियस सी बात है कि वो जीतते ही जीतते। तो ये भी एक चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, जिसका डर भी यहाँ पर क्लर्जी और नोबिलिटीज़ को था। थर्ड वन इज Louis XVI did not pay heed to such demands. People gathered in tennis court. लेकिन लुइस 16, मैंने कल भी बात की थी कि एक बहुत ही, जिसे हम क्या कहें एक्चुअली, दुष्ट राजा था, हाँ, एक बहुत ही रिजिड किंग था, ठीक है ना, बहुत ही रिजिड किंग था, और मतलब दुष्ट किस्म का किंग था जिसे हम कहते हैं। और उसका पब्लिक के ऊपर कोई भी अटेंशन नहीं था, वो पब्लिक के ऊपर बिल्कुल कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लुइस 16 डिड नॉट पे हीड टू सच डिमांड्स, पीपल गैदर्ड इन टेनिस कोर्ट। तो जो वहाँ पर गैदर्ड हुए पब्लिक, जो टेनिस कोर्ट था वहाँ पर, तो पीपल जो थे वहाँ के, वो बहुत बड़ी अपने नंबर्स में, संख्या में वहाँ पर गैदर्ड हुए, ताकि वो अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए वो लोग बात कर सके। कौन? कॉमनर्स। देन पीपल डिक्लेयर्ड दैट दे विल फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरीके से वहाँ की पब्लिक ने खुद ब खुद ही डिक्लेयर कर दिया, कोई करे चाहे नहीं करे, तो उन्होंने खुद ब खुद ही डिक्लेयर कर दिया दैट दे विल फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो अपना खुद का संविधान बनाएंगे, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करेंगे। और उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियरली वहाँ पर कह दिया। तो कहना क्या था, ये वही बात है कि हम बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, कहाँ पर हम बढ़ रहे हैं, लगातार बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ओर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक के अंदर आ रही है, सेम वही चीज़ जैसे हम लोग बार बार कंपेयर कर रहे थे कल भी, कि अगर आप इंडियन हिस्ट्री में भी बात करते हो तो इंडिया में भी आप देखते हो किस तरीके की चीज़ें हुई। और फाइनली जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो बहुत बड़े नंबर्स में पीपल गैदर्ड हुए इंडिया के अंदर भी।
एंड देन फाइनली ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि अब तो हमें इसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो वही वाली चीज है। तो अल्टीमेटली वही वी आर डिस्कसिंग कि आप कब तक लोगों को सप्रेस करोगे, आप कब तक लोगों को डोमिनेट करोगे। आप मुझे खुद सोच कर बताओ, आज आप सामने नहीं हो, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स आप सब लोग मतलब ऑनलाइन ले रहे हैं, आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा मोबाइल, है ना, तो क्योंकि मेरे जितने भी नोट्स हैं वो सारे एक्चुअली मेरे मोबाइल पर हैं, तो दिक्कत यही है कि मैं अपने मोबाइल में भी उसको देख नहीं पाती हूँ। तो ठीक है, बाकी तो कल शुभम था क्लास में तो उसने अपना मोबाइल दिया था, एक आध दिन का इशू रहेगा आपको। तो जो भी आपका क्वेश्चन रहे या आपका कमेंट रहे तो डेफिनेटली आप मुझे मंडे को बताइएगा कि आपका ये थॉट प्रोसेस था वहाँ पर। तो जैसे कि हम वही देखते हैं कि आखिर हम कब तक पब्लिक को सप्रेस करेंगे, पॉसिबल नहीं। तो अल्टीमेटली मैंने कल भी बताया था कि समहाउ कुछ ना कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स किसी भी सोसाइटी में होते ही हैं जो अपनी वॉइस रेस करते ही करते हैं, ठीक है। तो वो वॉइस रेस होनी थी। और फिर जो यूरोप की कंडीशन थी, फ्रांस की कंडीशन थी, वो तो फिर आप समझ रहे हो कि किस तरीके की थी। सो देन फाइनली वी हैव टू डिस्कस दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। और इस तरीके से जो नेशनल असेंबली है उसका फॉर्मेशन हुआ। उसी तरीके से जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और फाइनली इंडियंस को उनके राइट मिल गए थे। तो आपको पता है इंडिया में भी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। बहुत एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, सब हुआ, तो उसके बाद फाइनली हमारे यहाँ भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। और उसी तरीके से दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से जो ये चीज़ें हुई, तो उसके बाद जो डेक्लेरेशन है, जो राइट्स का डेक्लेरेशन है, डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स जो था मैन एंड सिटीजन के लिए, वो वहाँ पर फाइनली डेक्लेयर किया गया। और जो नेशनल असेंबली का प्रपोजल है वो उन्हें फाइनली वहाँ पर मिला। ठीक है, तो एक तो डेक्लेरेशन किया गया, ठीक है, डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स, ठीक है, ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो उसमें उनको बहुत सारे राइट्स दिए गए जो मैं भी आपको लिखवाऊंगी, ठीक है, कि क्या क्या हुआ। और सेकेंड हमने बोला कि फाइनली नेशनल असेंबली जो प्रपोजल्स थे, तो उसमें क्या क्या प्रपोजल्स है हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए। सो राइट डाउन बच्चों। नाउ आप ये जो पीपीटी है, आप चाहो तो इसे कॉपी में इस तरीके से बना लो जैसा आपको सूट करे। तो उसके नीचे से जस्ट आप जो मैं आपको लिखवाऊंगी नोट्स, तो आपको नोट इट डाउन करना है। ठीक है, तो आप देख लो क्या करना है। एक्चुअली मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, आपके कमेंट्स नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि जैसा भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, या अगर आपको लगता है कि कॉपी में आपके प्रॉपर नोट्स बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने रजिस्टर में इस तरीके से उसको लिख सकते हो। मैं 2 मिनट आपको दे रही हूँ ताकि जो भी आपको करना है वो आप कर लें। ठीक है ना, 2 मिनट्स, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। ठीक है, ताकि अगर कोई स्टूडेंट लिख रहा हो तो इस तरीके से लिख ले, कॉपी में बना ले, ताकि उसके नीचे उसके नोट्स जो है वो कंप्लीट वे में हो जाए। ठीक है, तो 2 मिनट मैं आपको दे रही हूँ, देख लीजिए आपको क्या करना है ना। ठीक, ओके, ठीक है। अब जैसा भी आपको सूट हुआ होगा आपने वैसा किया होगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं। अब नाउ हेडिंग इज जस्ट इसी चार्ट के पीछे, चाहे आपने इसको लिखा होगा चाहे स्क्रीनशॉट, है ना, एज यू विश, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, सो नोट इट डाउन। ओके, डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, नोट इट डाउन, दिस इज द हेडिंग, पुट योर हेडिंग,
Declaration of the Rights of Men and Citizen. Yes, write down. Natural rights dash and note it down. Natural rights are liberty, property, security, and resistance to oppression, Second, men are born. Second, men are born and remain free. Men are born and remain free, comma. Law is expression of general will. Law is expression of general will. Law is expression of general will. Note it down? Yes. Next, third point is बच्चों, citizen applied to all people. Citizen applied to all people irrespective of class. Citizen applied to all people irrespective of class. So that was the Declaration of Rights of Men and Citizen. Yes. Next heading is National Assembly proposals. So which was formatted the National Assembly. So what were the proposals of that National Assembly? Okay? So that we have to write it down. So yes, National Assembly proposals. First point, constitutional monarchy. तो वही चीज कि अब मोनार्की जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी. सबसे बड़ा राइट ये मिला. सेकंड, religion to be subordinated to state. Religion to be subordinated to state. Third, nationalization of confiscated lands, nationalization of confiscated lands of church and lords, nationalization of confiscated lands of church and lords. In brackets, socialism / communalism. Socialism / communalism. Yes.
Next point is Declaration of the Rights of Men and Citizens. Declaration of the Rights of Men and Citizen. हम देखते हैं कि अब इन सारी चीजों से फाइनली जो हमें पता चलता है कि जो एक ओल्ड यूरोप था, करेक्ट, कि जो एक ओल्ड यूरोप था, जो गवाह बनता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन and that is came, that's why came the new यूरोप. सो ओल्ड यूरोप, जहां पर हम बता रहे हैं कि बात कर रहे हैं मॉडर्निटी नहीं थी, ओल्ड यूरोप जहां पर हम बोल रहे हैं रिनाइसेंस नहीं हुआ था, ओल्ड यूरोप जो कि चेंज होता है, फिर रिनाइसेंस लेकर आता है, एनलाइटनमेंट लेकर आता है, इंटेलेक्चुअल्स करंट लेकर आता है, एक मॉडर्निटी की बात करता है. तो उस ओल्ड यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली जब फ्रांस के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है, तो फाइनली हम बात कर रहे हैं कि दैट्स वाई एक न्यू यूरोप दैट वाज केम, एक न्यू यूरोप जो बिल्कुल अपने तरीके से होकर आता है, और जो ओल्ड यूरोप के जो थॉट्स थे, जो वहाँ के ट्रेडिशंस थे, जो वहाँ का थॉट प्रोसेस था, करेक्ट, तो वो सारा का सारा सब कुछ एवरीथिंग हैज़ चेंज, वो सब कुछ चेंज हो जाता है. और फाइनली फिर जो न्यू यूरोप है तो उसके अंदर अपने तरीके से जो कुछ चीज़ें हैं वो आती हैं, करेक्ट. सो वी हैव टू राइट दैट जो पूरा नेशनल असेंबली प्रपोजल होता है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स होते हैं, तो फाइनली हम क्या कंपेयर ले सकते हैं, फाइनली हम क्या डिफरेंस देख सकते हैं कि ओल्ड यूरोप में एंड न्यू यूरोप के बीच में, ठीक है. और जिसे हम बात करते हैं, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि हम यूरोप वर्ड मतलब कॉन्टिनेंट का नाम ले रहे हैं, बट एक्चुअली इस पूरे टॉपिक में जो वर्ड बार बार यूज हुआ है दैट इज फ्रेंच, ठीक है. ओनली जो फ्रेंच वर्ड है वो बार बार यहाँ पर यूज हुआ है और बार बार वही वर्ड यूज होगा. और इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है वो बनता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ओके, करेक्ट. लेकिन हम बात करते हैं कि फिर पूरे यूरोप में, लेकिन उसके कारण मॉडर्निटी आई स्पेसिफिकली इन द वेस्टर्न यूरोप. मैंने आपको बार बार अगेन इस बात को समझाया है. तो वेस्टर्न यूरोप के अंदर फाइनली क्या होता है कि ये मॉडर्निटी आती है फाइनली. सो यस, सो यू हैव टू मेक द 2 कॉलम्स, ठीक है, like in this way. So you have to make the 2 columns, ठीक है. On the one side you have to write it down that old Europe, and here is new Europe, okay, और न्यू फ्रेंच सोसाइटी. ओल्ड आप यहां पर ये भी लिख सकते हो स्लैश करके, ओल्ड फ्रेंच
society and New French society. करेक्ट, ठीक, दोनों ही लिख लो आप. ओके, दोनों ही मेक द टू कॉलम्स. वन साइड ओल्ड यूरोप स्लैश ओल्ड फ्रेंच सोसाइटी, another side of the column New Europe slash New French Society. Okay, note it down. Okay, fine. So old French society or old Europe, first point in first column, right? First point, centralization of powers. Centralization of power. That was also called the absolutism. Absolutism. In bracket, you can write it down, absolutism. Yesterday we talked about, okay? So yesterday we had talked about absolutism. Hindi mein you can say nirpekshata, okay? तो मैंने कल समझाया भी था. So centralization of powers, absolutism. On the next column, second column, New French Society, decentralization of powers. Decentralization of powers. In bracket, National Assembly. National Assembly. Second point in first column, religion was sacrosanct. Religion was sacrosanct. S-A-C-R-O-S-A-N-C-T, sacrosanct. Sacrosanct means pure, पवित्र, अति पवित्र, शुद्ध, ठीक है ना? तो sacrosanct. Religion was sacrosanct. In the next column, secularism. Of course. So thought आया secularism. So absolutism convert हो गया secularism में. Next, old French society, third point, nepotism in appointments to office. Nepotism in appointments to office. New French society, third point, merit system applied. Merit system applied. Merit system applied. Old French society, first column, fourth point, feudalism. Feudalism. Next column, fourth point, capitalism. Capitalism. Okay? Capitalism. Noted? So, I think you better understood, आपको समझ में आ गया होगा.
Now पैराग्राफ चेंज, जस्ट उसी के नीचे पैराग्राफ चेंज, नोटेड डाउन, ठीक है, मैं बोल रही हूं आपको लिखना है, लिखिए। डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन by the Constituent Assembly, by the Constituent Assembly in bracket 1789 to 91 bracket close, comprising the members of the third estate, the members of the third estate, and some liberal minded members comprising the members of the third estate and some liberal minded members of the other two estates, liberal minded members of the other two estates, guaranteed freedom of speech, guaranteed freedom of speech, comma, freedom of religion, freedom of religion, and freedom from arbitrary punishments continue. It abolished the special rights. It abolished the special rights and privileges, the special rights and privileges of the clergy and the nobility, privileges of the clergy and the nobility. Continue. The king was no longer to rule. The king was no longer to rule by divine rights, no longer to rule by divine right, and several important social and several important social and economic changes were brought about. Continue. According to this declaration, in single inverted comma, write it down in single inverted comma, all men were born and remains, all men were born and remains equal before law.
all men were born and remains equal before law. Single inverted comma close. Continue. Personal liberty becomes a right given to all individuals. Personal liberty becomes a right given to all individuals. Thus, the ideas of liberty, and equality put an end to the age of serfdom, comma, despotism, serfdom, 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 despotism, and hereditary privileges found in the old feudal society. Paragraph change. In 1791, the king tried to escape from France, but was recognized at the frontier and brought back. Since then he become a virtual prisoner. In Paris, the new legislative assembly in bracket 1791 to 1792. 1792 was formed. It comprised
it comprised two very radical groups, namely the Girondin, Girondin, the Girondin, 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 and the Jacobin. I think you heard the name somewhere, and the Jacobin. These groups considered the king a traitor. These groups considered the king a traitor and were in favor of establishing a republic. So, इस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, पीपल गैदर्ड हुए, मैंने आपको बताया, और जो पीपल गैदर्ड हुए उसके बाद जो रिवॉल्यूशन हुआ, तो हमने बोला कि 1791 टू 1792 के बीच में जो एक नेशनल असेंबली बनी पूरी तरीके से, और दो रेडिकल ग्रुप्स ने उन्हें रिप्रेजेंट किया, और वहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए, सो वन सेकेंड, मैं भैया को बुला के ला रही हूँ। भैया वो दूसरी पीपीटी लगा देना। यस, सो हम एक सेकेंड पीपीटी लेंगे और देन हम फिर उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो हमने कल, आपको याद होगा, डे बिफोर यस्टरडे भी हमने बात की थी यहाँ पर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। सो एक बार फिर से हमें वही कंपैरिजन लेना है प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इकोनॉमी का एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इकोनॉमी का। ओके, हाँ, दिस वन गिव भैया। यस, ओके भैया, okay, correct. So this is the next PPT for you, and on the basis we will take the comparison. ठीक है, अरे भैया, okay, ठीक है। So yes, लेकिन before that हम इस PPT को पूरी तरीके से समझें, that pre-industrial revolution economy and industrial revolution economy. Okay, so before that हम एक something paragraph इसमें we will write down. So the heading is the industrial revolution. Next heading is the industrial revolution. Then after the writing, then we'll discuss on this PPT. Okay, and उसके बाद आज जो ये टॉपिक है आपका, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए।
Yes. The Industrial Revolution began around 1760 AD. I think this was happened ना. See, हम शायद इसको लिख चुके हैं, एक बार देखिएगा. हाँ, yes, this has happened है ना. हाँ, yes, we have write it. हाँ, we have noted down. हाँ, okay, 1 second. हाँ, yes, okay. So we have noted down it. Yes. So बस now अब हमें एक lastly यहाँ पर we have to take the comparison कि pre-industrial revolution economy and industrial revolution economy कि क्या जो difference हैं वो हम इसमें देख सकते हैं. Okay? हम लोग क्या इसमें differences जो हैं वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, चलिए. So हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड कॉटेज. ओके, तो जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी और जो कॉटेज इकोनॉमी थी वो हम अपने प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इकोनॉमी में देखते हैं. ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि मैंने उस दिन भी आपके साथ डिस्कशन किया था कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं तो ऑब्वियसली जो सबकी इकोनॉमी है, क्योंकि बिकॉज हम 3 सेक्टर्स इकोनॉमी में काउंट करते हैं, द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी. तो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल कि जो एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्री है वो किसी भी इकोनॉमी का बेस है, किसी भी इकोनॉमी का. ओके, तो वो किसी भी इकोनॉमी का बेस है. और जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि वो किसी भी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर भी है, तो पहले तो इतना मतलब जब तक सेकेंडरी नहीं था, टर्शरी था ही नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, देन इंडस्ट्रीज आई, फिर देन ग्रेजुअली सर्विस इकोनॉमी आई. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सभी प्लेसेस में जितने भी कंट्रीज हैं तो हर एक इकोनॉमी का बेस था एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इकोनॉमी, क्योंकि बिकॉज जो प्रोड्यूस होता था और उस प्रोडक्शन से जो भी थोड़ा बहुत होता था, तो जो कॉटेज टाइप का जितना काम होता था तो वो वहाँ पर हो जाता था. लाइक इन आर कंट्री अगर हम लोग अभी देखें, इंडिया के अंदर देखें, सो वी कैन सी कि हमारे यहाँ तो अभी भी वही है, तो वही कॉटेज इंडस्ट्री अभी भी है. लेकिन हालांकि हम बोल रहे हैं कि मतलब अब वो काफ़ी माइनर मतलब स्टेज पे है, एक तरीके से डेड स्टेज में है. एंड बार बार हम MSMEs की बात करते हैं अपनी कंट्री के अंदर कि हम किसी भी तरीके से माइक्रो, स्मॉल और जो मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं हम कैसे उन्हें राइज कर सकें, है ना, कैसे उन्हें अपडेट वापस से कर सकें. तो किसी भी इकोनॉमी का आई मीन टू से कि ये तो बेस होता ही है. तो ऑब्वियस सी बात है कि प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी यूरोप में भी ये बेस था. देयर इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इकोनॉमी. अब उसके बाद क्या हुआ, तो दैट इज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड मास प्रोडक्शन ऑफ मशीन मेड प्रोडक्शन. तो मशीन मेड प्रोडक्शन, तो हमने पहले ही बात की, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया इन 1760 AD इन इंग्लैंड, इन यूरोप, वेस्टर्न यूरोप. और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है तो लोग के थॉट्स चेंज होना शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं, क्योंकि कल तक जो वर्क मैन टू मैन हो रहा था, हैंडमेड हो रहा था, तो हम बताते हैं कि उसके बाद वो काम मशीन मेड होने लग गया. और हमने डिस्कस भी किया था कि वहाँ पर जो मैन टू मैन का जो रिलेशन है वो कहीं वीकर हुआ, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने सारा कुछ डिस्कशन किया हुआ है. फिलहाल ये टॉपिक अभी मतलब फिनिश होने जा रहा है, तो इसलिए मैं सारा आपको एक बार से मतलब रिवाइज करा दे रही हूँ, याद दिला दे रही हूँ. तो आप देखते हैं कि वो एक रिलेशन कहीं ना कहीं फीका पड़ना शुरू होता है. तो ये भी एक बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम रहता है. और उसी कारण से जो मैंने बोला आपको यहाँ पर कि जो मशीन मेड काम है शुरू होता है, फिर कहीं ना कहीं आप देखिए जॉब क्रिएशन होता है, क्योंकि अभी तक तो इस तरीके का कोई जॉब क्रिएशन नहीं था, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कॉटेज इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, तो कोई जॉब क्रिएशन नहीं था. लोगों के अपने वही फार्म थे, लोगों के खेत थे,
एग्रीकल्चर वर्क था, अच्छा किसी को किसी की हेल्प की ज़रूरत होती थी, तो दैट वाज नॉट लाइक द जॉब, मतलब वो कोई जॉब लाइक नहीं था। वो तो ये हो गया कि ठीक है आपने हमारी हेल्प कर दी, हमने आपकी हेल्प कर दी, लाइक जैसा विलेज में अभी भी होता है। तो अभी तो फिर भी एक टेनेंट होते हैं वहाँ पर, है ना, जो स्मॉल टेनेंट होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं कि जिनके पास अपने फार्म्स नहीं हैं, तो फिर भी दूसरों के खेतों में एज अ लेबरर वो वर्क करते हैं। तो लेकिन फिर भी देखिए वो कोई जॉब क्रिएशन नहीं बोला जाता है ना, वो कोई लाइक जॉब नहीं होता है। तो जॉब तो है कि जैसे लाइक भाई हम कर रहे हैं या आप करने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, तो एक जॉब क्रिएशन हुआ, मतलब एक बिल्कुल नया सिनेरियो एक रेज हुआ, कंप्लीटली अ न्यू सिनेरियो, ठीक है, हैज़ एमर्ज्ड, एकदम एक न्यू सिनेरियो कि जो था जॉब क्रिएशन का। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज आएगी, तो मैंने बताया लोग टाउन छोड़कर आए, स्मॉल टाउन छोड़कर आए, विलेज छोड़कर आए, सिटीज़ की ओर आए, उन्हें लगा कि वाह वहाँ पर एक पर्टिकुलर आर्ट्स है, पर्टिकुलर बेसिस पे वर्क है, हमें एक ही तरीके के काम को करना है, ये नहीं कि हमें वो सारा काम करना है, पर्टिकुलर हमें फूडिंग का टाइम होगा। तो मतलब इनिशियली तो ऑब्वियसली मतलब लोगों को ये लगाना कि मतलब वाह, मतलब व्हाट अ वर्क, है ना, तो एक बहुत अच्छा काम है ना। लेकिन वही बात है कि उन्हें नहीं पता था कि आगे जाकर चीज़ें कितनी चेंजेबल हैं। फिर देन सेकेंड पॉइंट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, हैंड मेड प्रोडक्ट, ठीक है, फैक्ट्रीज रेयरली एम्प्लॉयड मोर देन 50 सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ओके। तो आप देख रहे हैं कि हैंड मेड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री एंड जो फैक्ट्रीज आर रेयरली एम्प्लॉयड मोर देन 50, तो आप देख लीजिए कि उससे ज़्यादा वो इन्वॉल्व भी नहीं करते थे प्री इंडस्ट्रियल उसमें। तो वो हैंडमेड, वही जो कॉटेज से ही कनेक्टेड है, ये कॉटेज से ही, तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे और 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं होते थे और मेनली वही फार्मिंग का ही काम होता था वहाँ पर, ठीक है। तो वही लाइक छोटे इंडस्ट्री होते थे, कोई मैंने बोला ना उस तरीके का कोई जॉब क्रिएशन नहीं था, लोग मिलजुल कर आपस में रिलेशन बनाते हुए एक दूसरे की हेल्प करते हुए जो वर्क है वो किया करते थे, ओके। देन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कमर्शियलाइजेशन फॉर प्रॉफिट जनरेशन। तो कमर्शियलाइज किया गया, प्रॉफिट जनरेशन किया गया। आप देखें तो ये भी एक चीज हुई, ठीक है ना, तो उसकी वजह से ये काम हुआ। तो अब क्या है, प्रॉफिट जनरेशन की बात होने लग गई। मैंने बोला ना यहां तक प्रॉफिट जनरेशन नहीं था, यहां पर प्रॉफिट की बात नहीं थी, लेकिन यहां पर प्रॉफिट की बात है। जैसे लाइक टुडे अभी करंट सिनेरियो क्या है, हाँ, वी वांट ओनली प्रॉफिट। हम कुछ भी काम कर रहे हैं हमें प्रॉफिट चाहिए। आप आसपास कहीं भी देख लें तो विदाउट प्रॉफिट तो हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, पर तब ऐसी चीजें नहीं थी। आप देख सकते हैं कि इसी तरीके के चेंजेस आज आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज होम एंड वर्क प्लेस वॉज यूनिफाइड। आगे वही चीज देखिए, होम एंड वर्क प्लेस वॉज यूनिफाइड, क्योंकि फार्म्स हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं। तो आज भी आपको पता है जितने कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं मोस्ट ऑफ दी घर से काम करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर भी जो बचे हुए कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो घर से काम करते हैं, लेकिन जितने भी माइक्रो है, मीडियम है, स्मॉल है, दे नीड अ प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस टू सेट अप द मशीन्स, ठीक है, तो टू सेट अप द देयर एम्प्लॉयज, ठीक है। तो इसमें हमें कोई नीड नहीं थी, बिकॉज ऑफ घर के जो लोग ही हैं उनको काम करना है, कुछ सम फ्यू पीपल है जो दे वर एडेड कि भाई कुछ हेल्प हो सके लाइक, तो वो घर से ही काम हो जाता था। तो होम और वर्क प्लेस बिल्कुल यूनिफाइड होता था। अच्छा, आप देखेंगे उसका एक फायदा भी होता था, लेडीज को भी प्रॉब्लम नहीं थी, विमेन को प्रॉब्लम नहीं थी। अगर वो कहीं इन्वॉल्व है तो अपने बच्चे भी देख सकती हैं, फैमिली भी देख सकती हैं, है ना। लेकिन बाद में वही चीज चेंज हो गई एंड होम एंड वर्क प्लेस गॉट सेपरेटेड। तो होम एंड वर्क प्लेस गॉट सेपरेटेड।
यहां पर यूनिफाइड है और यहां पर सेपरेटेड है, करेक्ट? ठीक। people stayed mainly in rural areas. People stayed mainly in rural areas. तो जो मेनली लोग हैं वो रूरल एरियाज में रहते थे, ठीक है ना? जैसे वही मैं बार बार बोलूँ, जो इंडिया की कंडीशन आप देख सकते हो, आराम से इस चीज़ को आप समझ सकते हो, आपको ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी इसमें नहीं होनी चाहिए। जो इंडिया की कंडीशन है उस चीज़ों को आप यहाँ पर बराबर आराम से देख सकते हो। तो रूरल एरिया में लोग रहते थे। हम वही बात करते हैं कि जब लोग रूरल एरिया में रहते थे, जब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ इंग्लैंड के अंदर, फिर बाकी प्लेसेस में नहीं गया, तो मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि जो पब्लिक, मतलब जो लोग थे, पीपल थे, बहुत हम्बल थे, बहुत सिंपल थे। जो रिलेशन था उनके बीच में वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी डोमेस्टिक रिलेशंस थे वो लोग के बीच में, लोगों के बीच में। और जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी कम हुआ करते थे। अब देखिए, सोसाइटल प्रॉब्लम्स कम क्यों हैं आप समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है? और ये चीज़ें आज जैसे हम इंडियन अपनी सोसाइटी में भी देख रहे हैं कि जब लोग गांव में रह रहे हैं, रूरल एरिया में रह रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी जो सरलता है, एक सिंप्लिसिटी है। सो इसको कम कर दीजिए, इसको कम कर दीजिए, आधा कर दीजिए, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ थी। तो अब देखिए ना, लाइक जब सिनेरियो पूरा चेंज होता है, सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो आप देखते हैं कि आज जो लोगों के अंदर हैं चीज़ें, मतलब एक दूसरे को समझना आपके और मेरे लिए ना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। जैसे कि आज भी सपोज दैट इफ़ यू गो टू द विलेज, सपोज दैट आपके अपने अपने विलेज होंगे या कुछ स्टूडेंट्स विलेज से ही होंगे, हो सकता है विलेज में ही कहीं बैठकर पढ़ रहे हो। तो आप देखते हैं ना कि जब आप एक कंपैरिजन लेते हैं, आप किसी सिटी में, यू आर लिविंग इन सिटी, इन स्पेसिफिकली इन मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इफ़ यू आर लिविंग, ठीक है? सो यू कैन सी कि हियर द रिलेशंस आर सो डिफिकल्ट, है ना? इफ़ यू गेट फाइंड, सो हियर द रिलेशंस आर सो डिफिकल्ट। और डिफिकल्ट क्यों है? उसका कारण है बच्चों, जस्ट बिकॉज हम अपने अपने वर्क में हैं, मशीनों के साथ, कंप्यूटर के साथ हम काम कर रहे हैं, डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो गए हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें हस्बैंड वाइफ है, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं बस, अधिक से अधिक। मोस्ट ऑफ द, तो अभी आप देखेंगे, अभी करंट सोसाइटी में अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर, तो दिल्ली में, मुंबई में, इधर आप सब जगह देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली में आपको कपल्स के बीच में एक ही जो बेबी है वो आपको मिलेगा। तो लोगों में ना एक लोनलीनेस की फीलिंग है, आप समझ रहे हैं? एक लोनलीनेस है लोगों में, और वो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पीपल स्टेड सम ईयर्स एगो इन द जॉइंट फैमिलीज, तो वो उसमें रहते थे, जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, उसी में उनके फेस्टिवल्स बहुत अच्छे सेलिब्रेट हो जाते थे। विलेज में हैं तो अब विलेज में एक के घर में मैरिज है, तो पता चला बाकी सारे लोग का एंजॉय हो रहा है एक महीने पहले से। किसी के घर में कोई दुख है, मान लीजिए कोई डेथ हो गई है, तो भी वहाँ पर सारे लोग मिलकर उस सौरों को, उस चीज़ों को मतलब शेयर करते थे। तो लोगों का लोगों से रिश्ता था, करेक्ट? लोगों का लोगों से रिश्ता था, मैन टू मैन रिलेशन था, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन था, ठीक है? लेकिन मैंने बताया था कि जब हम कार्ल मार्क्स की आगे थ्योरी पढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स हमें बताएंगे कि इसीलिए किस तरीके से एलिनेशन होता है, ये जो सेपरेशन का मामला है, ठीक है? और जो इस तरीके से ये हम बता रहे कि अर्बनाइजेशन पोस्ट देम टू सिटीज़, जॉब क्रिएशन इन अर्बन सिटीज़,
तो आप देखते हैं कि लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर एक जो एलिनेशन है वो आप देख सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी में हम इन चीजों को बिल्कुल आप याद रखिएगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर, मतलब अभी जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूं, खैर रिकॉर्डिंग में आप बाद में भी सुन सकते हैं, मतलब कार्ल मार्क्स की एलिनेशन की थ्योरी आपको एक बार में क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल एक बार में। क्योंकि ये जितना भी मैं डिस्कशन कर रही हूं ये वही चीज है, तो एक बार में आपको क्लियर हो जाएगी कि एलिनेशन थ्योरी क्या है, क्या कार्ल मार्क्स ने बताने की कोशिश यहां पर की है। ठीक है, सो वही चीज है। तो फिर क्या चेंजेस होते हैं देन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में? अर्बनाइजेशन पुश्ड देम टू सिटीज, जॉब क्रिएशन इन अर्बन एरिया। वही जो मैंने आपको बताया कि लोगों को एक पुश मिलता है कि आप भी जाओ और ये सारा विलेज वगैरह छोड़ के, गांव वगैरह छोड़ के, और जाकर आप भी इंडस्ट्रीज में वर्क करो। वहाँ पर वर्किंग आवर्स तय होंगे, फिक्स्ड होंगे, है ना, आपको बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा वेजेस होंगे, सब कहने की बातें थी। एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट वर केम, एक्चुअली द कैपिटलिस्ट्स वर केम एंड दे वांटेड कि सिर्फ और सिर्फ हम जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट है वो अपनी पॉकेट के अंदर रख लें। ठीक है, दे वांटेड ओनली दैट कि बस वो प्रॉफिट चाहते थे। कहीं उनके माइंड में नहीं था कि कोई पर्टिकुलर लेबर लॉज हो, पर्टिकुलर कुछ लेबर वेलफेयर वर्क हो, तो एक्स्ट्रा वेजेस, एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वेजेस भी उन्हें नहीं मिलता था, आपको पता है। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी में इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि इसके क्या इम्पैक्ट रहे। अब कैपिटलिज्म तो आ ही गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रीज आई, मॉडर्निटी आई, रेनेसेंस हुआ, एनलाइटनमेंट एरा आया, साइंटिफिक एरा आया, मशीन्स आई, टेक्निक्स आई। तो ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि एवरी कॉइन हैज अ टू फेसेस। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई सेकंड फेस नहीं था, he has also that has also a second face, but we are discussing only on the one phase। अभी हम सिर्फ वन फेज के ऊपर बात कर रहे हैं। सेकेंड फेज जो नेगेटिव फेज है वो आपको सोशोलॉजी अपकमिंग जो आपके टॉपिक्स हैं उसमें अपने आप आपको पढ़ा देगा। शो ट्रांसपोर्टेशन बाय एनिमल ड्रॉन वैगन्स, सही बात है, बुलेट कार्ट वगैरह, बैलगाड़ी। तो अपने इंडिया में आप देखते हैं कि बिल्कुल यही चीजें थी, सेम सेम। आप अपनी इंडियन सोसाइटी को ले लें और आपकी इंडियन सोसाइटी को ले लो तो सेम थिंग्स आर हैपेंस। ठीक है, स्टीम इंजन रिवॉल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। तो स्टीम इंजन को इन्वेंट किया गया, स्टीम इंजन रिवॉल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, ताकि इंडस्ट्रीज के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से वहाँ पर हो सके। तो उसके लिए बेसिकली इसको किया गया। पावर प्रोवाइडेड बाय वाटर मिल्स एंड विंड मिल्स। तो जो पावर थी वो वाटर मिल्स और वही विंड मिल्स आप जानते हो, ठीक है, उनसे मिला करती थी। बिल्कुल बहुत, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था, सेम एज इंडिया, कि सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत बेटर था, बहुत बढ़िया थी चीज़ें। कोल एंड स्टीम एज पावर सोर्सेस, स्टीम इंजन अलाउड फैक्ट्रीज टू रन ऑल डे एंड नाइट। तो कोल एंड स्टीम आ गए, ठीक है, पावर सोर्सेज आ गए, एंड स्टीम इंजन अलाउड फैक्ट्रीज टू रन ऑल डे एंड नाइट, सही बात है। और इसने जो है अलाउड कर दिया क्योंकि पावर मिल गया कि अब हम दिन रात काम उससे कर सकते हैं, ठीक है, तो दिन रात काम हुआ, ठीक है। एंड देन सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर।
तो डिवीजन ऑफ लेबर पहले भी था। डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर थ्योरी है दुर्खाइम की, तो दुर्खाइम की थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। तो अब जो एक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई लेबर डिवीजन में, एक स्पेशलिटी आ गई। जैसे पहले जो लेबर डिवीजन होता था वो बहुत सिंपल होता था, भाई भाई तुम्हें ये काम आता है, ओके यू कैन डू इट, मुझे आता है आई विल डू इट, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। अभी नाउ क्या है, अभी चाहे हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इकोनॉमी में देखें, चाहे हम अपने कंट्री के अंदर देखें, तो अभी कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है कि आपको पर्टिकुलर जो आपकी स्पेशलिटी है आपको उसी काम को करना पड़ेगा, करेक्ट ना, आपको उसी काम को करना पड़ेगा। बड़ी सीधी सी बात है, आई बात समझ में, ठीक। तो ये चीजें हैं। और जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि जो लेबर डिवीजन है, ये लेबर डिवीजन का ही तो कारण है, चक्कर है पूरा, कि आज हम अपना एक एक स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करते हैं, लाइक IT sociology. Obviously, I cannot teach PSIR and geography. Although I had given the examination of the UPSC and I faced my last interview in the 2011 of the UPSC. लेकिन उसके बाद भी अगर आप मुझसे बोले मैंने तो सब पढ़ाई है, मैंने भी सब पढ़ा है, UPSC दिया है, क्रैक किया है, इंटरव्यू तक गई हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे सारे सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन बात है स्पेशलिटी की, बात ओनली लेबर डिवीजन की नहीं है कि मैडम आप आइए और सारे सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए। तो अभी आप देखते हैं कि हर फील्ड में एक स्पेसिफिक लेबर डिवीजन है, यू कैन से। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर भी नेफ्रोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, आप देखते हैं गायनेकोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो अब आप देखिएगा, आप MD के पास भी जाएं तो अगर आपको कफ कोल्ड है, फीवर, तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी स्पेशलिस्ट इससे मिल लीजिए। चेस्ट में लग रहा है आप इनसे मिल लीजिए, किडनी में इन्फेक्शन लग रहा है आप इससे मिल लीजिए, लिवर में आप इनसे मिल लीजिए। तो कहने का मतलब वही है कि आप ना स्पेसिफिक, और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोप में उस टाइम पे हुई, अब वही चीज आप आफ्टर ग्लोबलाइजेशन अगर अपने कंट्री में बात करें, इंडियन सोसाइटी में, तो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन सेम थिंग्स वर हैपेंड इन इंडियन सोसाइटी ऑल्सो एंड सेम थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडियन सोसाइटी ऑल्सो। तो आप देखो तो वो सारी चीजें हो रही हैं और वही हुई। और आज जो हम इस पूरे इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये पूरा पोर्शन, तो अगर आप ले लें तो ये पूरा पोर्शन वही तो है, ये इंडियन सोसाइटी को भी तो बता रहा है। ये हमारी आप कह सकते हैं कि प्री 1990s प्री ग्लोबलाइजेशन सोसाइटी है और ये पोस्ट ग्लोबलाइजेशन सोसाइटी है, सेम। आई बात समझ में? तो वही चीज है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो यहाँ पर हुई और फाइनली जो आपको इसमें चीज़ें हैं वो आई थिंक आपको समझ में, मुझे लगता है, बेटर वे में आई होंगी। 1 सेकेंड। यस, सो फाइनली एक इस टॉपिक की लास्ट हेडिंग है फाइनली, ठीक है, कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, कैपिटलिज्म आया, तो किस तरीके से इसने एक मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है उसको क्रिएट करने का, उसको रेस करने का काम किया। मतलब जो
एक्चुअली पब्लिक है, जो पीपल है, वो किस तरीके से और भी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हुई. तो दिस इज द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज मटेरियल issues. Write down, put down the heading, material issues. Yes, dash, write down, dash. The new industrial capitalism, comma, although improved the quality of life, comma, led to creation of urban centers, comma, population boost, quality of life, comma, led to creation of urban centers, comma, population boost, and problems such as exploitation comma, housing, comma, health, comma, slum development, etc. and which became issues, ध्यान दीजिएगा इस लास्ट लाइन के ऊपर, है ना, ध्यान दीजिएगा, which became issues / subject matter of sociology, correct, got it? तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम था, द प्रॉब्लम ऑफ द अर्बनाइजेशन, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू स्टडी इन दिस क्लास कि वो प्रॉब्लम्स जो आज हम अर्बनाइजेशन के लाइक इंडियन सोसाइटी में वी विल डिस्कस ऑन आवर नेक्स्ट अपकमिंग chapters or topics or in paper 2 of the sociology. So actually we are trying to discuss the problem of urbanization after industrial revolution economy in the Europe, specifically in the France, England, Germany, etc. बात वही आई कि आप सिंप्लिसिटी से डिफिकल्टी की ओर जा रहे हो. आप एक सिंपल लाइफ जी रहे थे एंड देयर वर नो इश्यूज, जहां पर कोई इश्यूज नहीं थे, क्योंकि हम एक सिंपल लाइफ जी रहे थे, एक कॉटेज इकोनॉमी में थे, एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी में वी वर लिविंग, हम रह रहे थे, मैन टू मैन, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन था, कोई हाउसिंग इशू नहीं था, कोई फूडिंग इशू नहीं था, कोई शेल्टर इशू नहीं था, कोई न्यूट्रिशनल इशू नहीं था, कोई स्लम इशू नहीं था, कोई करप्शन नहीं था, कोई ब्राइबरी नहीं थी, कोई नेपोटिज्म नहीं था, कोई डेपोटिज्म नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि सबके पास अपने रिसोर्सेस थे विलेज के अंदर, और वो सब मिलजुल कर कलेक्टेड वे में बड़े आराम से, यूनिफाइड वे में आराम से रहा करते थे. पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्चुअली वी क्रिएटेड, हमने क्रिएट की है, चाहे वो यूरोप में हुई, फ्रांस में हुई, इंग्लैंड में हुई आफ्टर रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और चाहे सेम कॉम्प्लेक्सिटी हमने अपनी इंडियन सोसाइटी में आफ्टर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट किया. एक्चुअली वी क्रिएटेड दैट कॉम्प्लेक्सिटी, दैट डिफिकल्टीज,
And now in these days, we are facing so many challenges in our Indian society also. So same condition happened with that society, in European society. So they were facing the same challenges and problems which we are facing in these days of our society. तो वो जो challenges थे, वो जो problems थे, वो सब लोग face करके मतलब आगे आ गए. And अभी हम लोग search कर रहे हैं. अभी now we are searching. अभी क्या हो सकता है, अभी क्या नहीं हो सकता है ना? अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं. आप देखिए इंडिया में अभी सब चीज़ें हो रही हैं. अब वो ये कि उनसे कम आउट भी कर गए, जितने वेस्टर्न कल्चर है, जितने वेस्टर्न कंट्रीज है, वो सब उसे कम आउट कर गए. और कम आउट करने के बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. तो ये चीज़ है, अब एजुकेटेड हो गए हैं, वेल स्टैब्लिश्ड हैं, सेटल्ड हैं. पर इंडिया में अभी वही सारी चीज़ें हो रही हैं. तो which became issues and slash subject matter of sociology. तो यहीं से हम बोल रहे हैं कि इस तरीके से जब मॉडर्निटी आती है यूरोप के अंदर, और इस तरीके से सोशियोलॉजी का इमर्जेंस होता है, इस तरीके से जो सोशियोलॉजी नाम का सब्जेक्ट है वो हमारे सामने आता है. ठीक है. सो नीचे लिखिएगा फर्स्ट डाउन, फर्स्ट पॉइंट, which became issue subject matter of sociology. First point, conditions of labor. First point, conditions of labor. Second, transformation of property. Transformation of property. And third, urbanization. And third, urbanization. Fourth, technology and factory system. Technology and factory system. So there are so many reasons. अब ऐसा नहीं कि हम 4 बता रहे तो इमरजेंस के पीछे ये 4 ही पॉइंट्स हैं. अर्बनाइजेशन का पॉइंट था क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा था, फैक्ट्री सिस्टम की बात थी, वेरी इंपॉर्टेंटली कंडीशंस ऑफ लेबर, लेबर कंडीशन. तो लेबर की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो रही थी. वो आ तो गए, वर्क तो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बट प्रॉब्लम इज दैट कि उनके राइट्स सिक्योर नहीं थे, उनके वेजेस सिक्योर नहीं थे. और दैट्स वाई जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, एंड व्हेन मार्क्स केम, एडम स्मिथ पहले ही आ जाते हैं 1776 में, ही रोट द बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस. तो कार्ल मार्क्स जैसे लोग भी आते हैं. वही हमने बोला ना हर बार, एवरी कॉइन हैज अ टू फेसेस, प्रॉस एंड कॉन्स तो ही हैं. लेकिन जमकर हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और जमकर इसने सोसाइटी को चेंज किया. फ्रांस में लोगों को अपने राइट भी मिल गए, कॉमनर्स को राइट भी मिल गए, वो भी आगे बढ़ना चाहते थे, डेवलपमेंट चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे. तो उन्होंने भी इन सारी जितनी भी चीजें उनको एक्सेप्ट किया इजीएस्ट वे में. दे एक्सेप्टेड ऑल दोज थिंग्स. और उन्हें भी लगा कि यस, दे वांटेड द डेवलपमेंट, एक्चुअली दे वांटेड द प्रोग्रेस. और उन्हें लगा हाँ ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैन बी अ बेटर वे. तो वो एक बेटर वे है. और इसीलिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, एक्सेट्रा, जितने भी हम आज डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, आप देखिए सब जगह जमकर हुआ. बाद में अमेरिका ने भी अपनाया, इंडिपेंडेंट हुआ 1776 में. तो यूएसए ने भी अपनाया. जब वो यूएसए बना तो उसने भी उसी कैपिटलिज्म को, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, तो यूएसए आल्सो अडॉप्टेड दैट सिस्टम. और समवेयर हम ये भी लिखते हैं कि भाई जो इनकी सक्सेस स्टोरी है, ये जितने वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएसए है,
जितने ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में काउंट होते हैं, इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पेन से ही लिखी गई है। तो उनका जो पेन था वो एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही था। तो उन्होंने फास्ट मोड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया, और वही बात है, फाइनली दे गॉट सक्सेस। इन कंट्रीज को सक्सेस मिली, पर इंडिया जैसा कंट्री अभी भी फाइट कर रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है हमारा सेक्टर कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, हमारी इकोनॉमी अग्रेरियन है, इंडस्ट्रिया है, या सर्विस इकोनॉमी है। और अब हम अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसी कोई कंडीशन तो खैर हमारे यहाँ हुई नहीं, ऑल्दो कि नेहरू जी ब्रॉट in 1956 the second 5-year plan, and Nehru ji started the focus on the heavy industry and large industries, and जो सेटअप है हमारे यहाँ पर बहुत सारे हैवी और लार्ज इंडस्ट्रीज़ का हुआ, आयरन स्टील प्लांट्स का हुआ। लेकिन आप देखिए कि फिर भी हमारे यहाँ पर लोगों के पास वो स्किल नहीं थी, उस तरीके की हमारे पास फंड नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं था, है ना, टेक्निक्स नहीं थे, और इस कारण से देखिए वैसा कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसी कोई चीज़ हमारे यहाँ पर नहीं हुई, है ना। और बस वही सारी चीज़ें, और आज हम देखिए फाइट कर रहे हैं। अब मेनली जो पब्लिक हमारे यहाँ पर मूव कर रही है टुवर्ड्स सर्विस सेक्टर, वो सर्विस सेक्टर जिसे सबसे ज़्यादा स्किल की नीड है, एजुकेशन की नीड है, पर्सनैलिटी की नीड है, लैंग्वेज की नीड है, पर वहाँ पर अभी कुछ हो ही नहीं पा रहा है ना। तो अभी हम देखिए इकोनॉमी आप पढ़ते हैं तो उसमें हम फाइट कर रहे हैं, पॉपुलेशन इन्वॉल्व है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में जितनी पॉपुलेशन है ठीक है उतना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, वहीं सर्विस सेक्टर में पॉपुलेशन इंक्लूड है 17 to 18%, लेकिन कंट्री है जो जीडीपी में वो अबाउ 60-70% प्लस जा रहा है। मतलब लाइक एक पैराडॉक्सिकल कंडीशन है, बहुत बुरी एक पैराडॉक्सिकल कंडीशन में इंडिया अपना वर्क कर रहा है। तो वही चीज़ है, लेकिन इन कंट्रीज़ के सामने सीधा एक रास्ता था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उन्होंने किया, आगे बढ़े, एक कहते हैं ना कि एक लैडर फॉर्म में उनके यहाँ पर वो डेवलपमेंट हो गया, लैडर फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेट अप द कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर और बेसिस इंडस्ट्री, फिर वो उसके बाद आए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एंड थर्डली वो सर्विस सेक्टर के ऊपर काम भी कर रहे हैं। बट हमारे यहाँ वो कोई लैडर नहीं हो पाया, हम डिलेमा में ही रह गए हैं। एक बहुत बड़ा डायलेमा था कि हम प्राइमरी जाएं, सेकेंडरी जाएं, टर्शरी जाएं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ पर होती हैं, है ना। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक था मॉडर्निटी इन यूरोप, सोशल चेंजेस जो भी वहाँ पर थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये पूरा देखिए आपको करा दिया गया है ना। एंड आई होप सो यू बेटर अंडरस्टूड, आप अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। कोई कहीं इशू है, कोई कहीं प्रॉब्लम है, यू डोंट वरी एट ऑल। कल मैं ऑनलाइन ही बता दे रही हूँ, कल फिर क्लास सारी बच्चों की ऑनलाइन है, तो कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन नहीं आएगा कल के लिए। बाकी मंडे से देखते हैं मैनेजमेंट आपको क्या बोलता है, ठीक है। सो कल हमारा एक और टॉपिक इसके बाद शुरू होगा, दैट एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। तो अब एमरजेंस तो हो ही गया सोशोलॉजी का, तो उसके बाद देन क्या होता है, तो हम उसके ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे। ओके फाइन। सो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मंडे से फिर मैंने बोला मोबाइल भी रहेगा, तो जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी ऑनलाइन ही हैं, तो वो अपने क्वेश्चन, अपने थॉट्स आराम से रख सकते हैं। ओके बेटा, ठीक, फाइन, ओके चलिए। सो आज ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, तो मैं आज एक नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कल करेंगे क्योंकि अभी 10-12 मिनट ही बचे। ओके फाइन, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।